नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और अगले आधे घंटे और इसके बाद उसके अगले पड़ाव यानी 11 से 11:30 इन 1 घंटों में हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके सवालों के समाधान। इसके अलावा मार्केट्स के अहम ट्रेंड्स पर भी नजर होगी और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किन स्टॉक्स में आपको बेहतर रणनीति बनानी है, मार्केट के ट्रेंड से लेकर बाजार पर रणनीति और इसके साथ ही सेक्टर्स को लेकर भी आम राय आपको एक्सपर्ट के जरिए देंगे। चलिए, इन सबके बीच में यो स्टॉक में आप अपने सवाल पूछ कैसे सकते हैं, आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। यही नहीं, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, लेकिन याद रखिए एक फॉर्मेट है। अगर आधा अधूरा सवाल भेजेंगे तो हम आपके सवालों को नहीं ले पाएंगे। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक में आपने खरीदारी है वो स्पष्ट बताइए, किस भाव पे ली है, कितनी क्वांटिटी में ली है वो तो जरूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उस हिसाब से आपको हमारे दिग्गज एक्सपर्ट रणनीति बताएंगे आपके स्टॉक में। और यूट्यूब पर भी आप कमेंट करते रहिए, बीच में उन सवालों को भी शामिल करते हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें, मार्केट पर जरा एक चेक ले लेते हैं, बाजार की इस वक्त की चाल किस तरह की है। तो आप देख पा रहे होंगे बाजार का जो मोमेंटम है वो थोड़ा साइडवेज होता हुआ इस वक्त बाजार में एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि निचले स्तरों पर बाजार आता हुआ 24,850 के पास इस वक्त निफ्टी नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी देखिए 55,900 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की तेजी हमें देखने को मिल रही है, हालांकि ये बहुत सिग्निफिकेंट तेजी नहीं है। चलिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो एशियन पेंट्स 1% से ज्यादा की तेजी, यहां पर निफ्टी का टॉप गेनर एशियन पेंट्स आज बना हुआ है। वहीं बात करें एक्सिस बैंक की, तो यहां पर भी लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप गेनर, इसके अलावा एक्सिस बैंक, एनटीपीसी देखिए ½ % मजबूत, टेक महिंद्रा में भी ½% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी ½ % से ज्यादा की मजबूती हम देख पा रहे हैं। लूजर्स की लिस्ट आपके सामने है। सन फार्मा निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 2% तक की गिरावट यहां देख रहा है। ओएनजीसी देखिए लगभग 1.25% की गिरावट। बजाज फिनांस, इंडसइंड बैंक, सिप्ला और इटर्नल जैसे स्टॉक में 1 से 1.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में जरा सामने लेकर आइए एक स्टॉक की हम आज खास तौर पे बात करेंगे। सामने जरा लेकर आइए सुब्रोज का शेयर। जी हां, सुब्रोज की तेजी देखते ही बन रही है। सुब्रोज अगर आप देखेंगे आज 6.5% से करीब इस वक्त हमें तेजी देखने को मिल रही है सुब्रोज की। कल भी आपने देखा होगा कि सबसे ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया, 20% तक चला था सुब्रोज का शेयर। लगातार हम अपने अपने सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च में आपको बता रहे हैं इस स्टॉक के बारे में और अब इस स्टॉक की तेजी देखते ही बन रही है। आज लगभग 6.5% तक की तेजी, कल भी 20% चला सुब्रोज का शेयर। तो यह स्टॉक का जाहिर सी बात है चर्चा में रहने वाला है। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ निमेश ठाकर साहब, मार्केट एक्सपर्ट। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए। बाजार में एक सुस्ती भरा माहौल नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि मार्केट ने शुरुआती दौर में जो तेजी कायम की वो सस्टेन होती गई, हर गुजरते घंटे के साथ मार्केट में फ्यूल नजर आ रहा था। आज क्या एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली है या आपको लगता है कि ये गिरावट जो है वो गहरा सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर घूम रहा है। रेंज नीचे की तरफ जो है वो 24,500 और ऊपर में 25,100 एक रेंज में अंदर घूम रहा है। मेरा मानना है कि 2 दिन पहले जो गैप डाउन हुआ था एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। फिलहाल हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं निफ्टी में। हालांकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग करके या गैप डाउन ओपनिंग करके एक अच्छी रिकवरी दी थी, तो स्ट्रेंथ है। और आज भी देखे कि लोअर एंड से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में 50 पॉइंट की ऑलमोस्ट एक रिकवरी आ गई है। तो मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट ही है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और तो हालांकि पिछले 2 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग
रैली आ गई है, तो इसलिए कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो एक रेंज ट्रेड चल रहा है। बट ऑल ओवर मार्केट के अंदर जिस तरह से मोमेंटम है, मानना है कि अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बाई करके ही चलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली आपने बाजार की एक राय दे दी है, लेकिन हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है और अंकिता हमारी दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ सबसे पहले हैं। अंकिता, हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग, कोलकाता से। कोलकाता से, ओके, लवली। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मेरे पास IT 75 शेयर है, 1104 कॉस्ट था, तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या हेल्ड कर देना चाहिए? अंकिता, आई एम सॉरी, आप अपनी बाइंग प्राइस रिपीट करेंगी? मैं सुन नहीं पाई। 1104। ओके, 1104, ओके। अंकिता, आपने इसको किस टाइम होराइजन के लिए खरीदा है? मैंने तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन 1 ईयर से ऊपर हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा, एब्सोल्युटली यार, थोड़ा सा आप स्टकअप महसूस कर रही होंगी। चलिए ठीक है, फटाफट इस पर राय लेते हैं। और निमेश, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन अब थोड़ा सा स्टकअप है। इनकी बाइंग प्राइस 1104 बहुत ज़्यादा ऊंची है। अब थोड़ा लंबा और इंतज़ार करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि फिलहाल यहाँ पे एवरेज करें या निकल जाए और मुनाफे की रणनीति कहीं और बनाएं? देखिए, सबसे पहले मैं एक एडवाइस दूं, अगर आप अपनी प्रोफाइल डिसाइड कीजिए। अगर आप ट्रेडर है तो एक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, अगर आप इन्वेस्टर है तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के प्लान कीजिए। जब भी हम लोग अपनी प्रोफाइल मिक्स मैच कर देते हैं, यानी ट्रेडिंग के लिया था, घाटा हो गया तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया, ऐसा करने से आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। तो डिफाइन सबसे पहले आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग प्लान कीजिए। अब रही बात IRCTC की, तो IRCTC के अंदर देखिए, रेलवे सेगमेंट के अंदर एक IRCTC ऐसा स्टॉक है, पिछले 3 सालों में इसने अंडर परफॉर्म किया है। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह से अभी नई कंपनी के बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मेरा मानना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर घूमेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 750 और ऊपर में 800, ये 750 से 800 के बीच में घूमता रहेगा। लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में आपका प्राइस आ सकता है, तो अगर आपके पास स्पेस है तो यहाँ से आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो एवरेज आउट करने की आपको सलाह, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपका प्राइस आने की पूरी उम्मीद। 750 से 800 की रेंज में शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आएगा। चलिए, इन सबके बीच में दिनकर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनकर जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं शेगांव से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र बुल्ढाना से। जी जी, मेरे बताएं। पास में IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर है 709। ठीक है, मेरी बाइंग है सर 78 रुपए की। ठीक है। हाँ, तो सर उसमें कुछ मोमेंटम बन रहा सर, या फिर निकल जाऊं? ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा IDFC फर्स्ट बैंक का। एक दौर में IDFC फर्स्ट बैंक को हम देखें तो कई लोगों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की और अच्छा खासा मुनाफा बनाया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं वो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। 78 रुपये इनकी बाइंग प्राइस है। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और स्टॉक सभी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। आपका बाइंग प्राइस आने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो 76 77 के आसपास बन रहा है, तो अगर 76 75 आपके आसपास आता है तो डेफिनेटली आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप IDFC फर्स्ट बैंक को होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, चलिए, IDFC फर्स्ट बैंक पर आपने ये सलाह दी है। और राजेश साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे दर्शक। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब अच्छा है मैडम। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बताइए टाटा स्टील में खरीदारी किए हुए हैं? मैडम 351 शेयर है एट द रेट 110 रुपए, मतलब 110। क्या इसको और ले सकते हैं? ये SIP के थ्रू की है मैंने 1 मंथ तक। ओके, और टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत रख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। बाइंग प्राइस एक बार फिर दोहराएंगे?
110। 110, हाँ, ओके ओके, ठीक है। एसआईपी के जरिए आपने इसको जोड़ा, किसने रेकमेंड किया आपको ये? क्या आपके पास और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में? चैनल देखते रहते हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, बीच में मैं बहुत ऊपर भी गया, फिर बहुत नीचे आया, नीचे में खरीदारी करते रहते हैं हम लोग। तो आपका निवेश का ही नजरिया, क्योंकि अगर आप खरीदारी बरकरार रख रहे हैं और एसआईपी भी 5000 शेयर करना है, क्या अच्छा स्टॉक है और कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत कम ऐसे लोग हमें मिलते हैं शो पर जो इतने योजनात्मक तरीके से, निमेश जी, आगे बढ़ते हैं अपनी रणनीति को लेकर, अपनी खरीदारी को लेकर। इन्हें जहां भी मौका मिले ये टाटा स्टील को बटोर रहे हैं, एसआईपी भी कर रहे हैं। फिलहाल 110 और सीमा नहीं है, कोई तय टाइम होराइजन नहीं है, लंबा भी रुक सकते हैं। बाइंग प्राइस हालांकि काफी इंटरेस्टिंग है और रुका जा सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। बताइए निमेश। यस, डेफिनेटली यहाँ जो इन्वेस्टर है उसका पेशेंस जो है वो काफी टेस्ट होगा, क्योंकि जो आपने स्टॉक चुना है वो एक साइक्लिकल सेक्टर से है, और जब भी मार्केट में अपवर्ड डाउनवर्ड साइकिल आएगी मेटल की, उस टाइम पे आपका पेशेंस रहेगा तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल कंपनी है मेटल की। तो बस यही मानना है कि जब भी डाउनवर्ड साइकिल आए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेटल जैसे सेक्टर जो कुछ भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से एक साइड में परफॉर्म कर रहा है, बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू बुलिश है, और आप एसआईपी रूट से डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको सलाह मिलती हुई इन्वेस्टमेंट की। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है जी, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, अभिनव बताएं क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया आपने? सर मेरे पास 25 शेयर हैं बीएसई के, 1970 रुपए के भाव से मिले हुए हैं। क्या बात है, 1970 के भाव से, तो फिलहाल तो काफी मुनाफे में है। बताइए कितना समय और देना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। ठीक है, मैं तो साल 2 साल भी दे सकता हूँ। क्या बात है। तो अभिनव जो है उन्होंने बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की है। जम्मू से इन्होंने अपना सवाल पूछा है निमेश जी, और 1970 ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है, और अभी भी किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है बीएसई लिमिटेड में, और भी समय देना चाहते हैं। बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या आपका व्यू बन रहा है? देखिए, बीएसई के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बुलिश है, बट अगर शॉर्ट टर्म में भी हम लोग देखें तो स्टॉक के अंदर एक रनअप काफी आ चुका है। जैसे इस तरह की जो रैली है अभी, वो 1230 से रैली स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट 3000 तक के लेवल हम लोगों ने देखे हैं। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा 2-3-4 महीना का, तो कंसोलिडेशन का फेज आएगा, और 2500 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर और भी करेक्शन आ सकता है। तो भले आप लॉन्ग टर्म निवेश हो, बट मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका है, तो इसलिए आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी एडवाइजेबल रहेगा। अगर 2500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मेरा मानना है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर से आपके बाइंग प्राइस के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मोमेंटम में है आप मोमेंटम को प्ले कीजिए। जैसे ही 2500 के लेवल ब्रेक होते हैं, उसके नीचे क्लोज आता है, तो स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, और फिर से अगर 2000-2100 के आसपास आता है, वहां से आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज के अंदर घूम सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में रनअप आ चुका है। यहाँ पे रणनीति रह सकती है आपकी, चाल रह सकती है स्टॉक की, लिहाजा आपको रणनीति इस हिसाब से निमेश ने सुझाई है। दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे इस घंटे की बेहद खास पेशकश होती है ऑप्शंस के चैंपियन, उसी की ओर रुख करते हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश हाय, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका योर स्टॉक में। अपनी रणनीति ऑप्शंस के लिहाज से तो आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस बाजार का जो आपको लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से। नीलेश वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल देखिए, मार्केट आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है। कल का जो एक स्पॉट हमने देखा था मार्केट में, उसके बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 24,800 के नीचे चलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 24,800 का है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, चांसेस काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से 25,000 के लेवल को ऊपरी स्तर पर क्रॉस कर सकता है। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए 24,800 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की सलाह होगी। अंडरटोन एंड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जिस हिसाब से विक्स में कंटिन्यूस हम एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है।
तो कंफर्ट अभी भी बुल्स के पक्ष में है और यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। जहाँ तक स्टॉक कॉइन सेक्टर की बात करें, देखिए आईटी स्पेस में हमने लगातार अट्रैक्शन देखा है और आज भी आईटी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। इस स्पेस पर ही थोड़ा सा कंफर्ट हमें आ रहा है, जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल हो चुके हैं तो डिफेंसिव पर फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। आईटी स्पेस में से एचसीएल टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर काउंटर में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुका है और यहाँ से 1780 से 1800 तक का हमें एचसीएल टेक में जून सीरीज के लिए आज से देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर एचसीएल टेक का 1740 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो फिलहाल 24 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 14 रुपये का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा एंड ऊपरी तरफ पर टारगेट होंगे। पहला टारगेट 35 का, दूसरा टारगेट 45 का होगा और इसका लॉट साइज 350 का है। इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट 3500 का है एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट 7350 के आसपास के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो आईटी स्पेस पर अभी भी थोड़ा सा कंफर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर एचसीएल टेक करंट लेवल पर या थोड़ी सी डिप मिले तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पे एचसीएल टेक 740 की कॉल आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो कि फिलहाल 24 की रणनीति आपने बताई ही हुई है। स्टॉप लॉस 14 का, अधिकतम नुकसान जो आपने आंका है 3500 का और मुनाफा 7350 का। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और रणनीति बताई दर्शकों को। और साथ ही दर्शकों को हम एक डिस्क्लेमर भी यहाँ दिए देते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लिहाजा आप थोड़ा सतर्कता यहाँ पर बरतें, सावधानी के साथ आगे बढ़े एफएनओ ट्रेडिंग में। योर स्टॉक में हम अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। झटपट स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं हमारा वो नंबर जहां पर एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पे खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं उसमें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और यो स्टॉक्स में अब अपने जो दर्शक हैं हमें लगातार लाइव कॉल कर रहे हैं, उनसे जुड़ने से की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीयूष जी जुड़ चुके हैं। पीयूष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं बरेली से बात कर रहा हूँ। बरेली, बताइए पीयूष जी क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर बीएससी है मेरे पास 2934 रुपए का। ओ, मतलब आज तो बीएससी पे भर भर के सवाल आ रहे हैं, हालांकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है। निमेश जी, पीयूष मैं जान सकता हूं कितना समय देना चाहते हैं आप? 1 महीना के आसपास। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। निमेश, आप बोल रहे थे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे आप बुलिश ही हैं, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस को बड़ा ध्यान में रखना होगा। 2900 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, बताइए क्या राय बन रही है? देखिए, राय क्लियर है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर अगर 2500 के लेवल ब्रेक करते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक में और भी करेक्शन आ सकता है। 2700 2500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हालांकि स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मोमेंटम अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3000 के लेवल से थोड़ा लूजिंग आउट हो रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है एक माइनर बाउंस देखने को मिलेगा, बट यहाँ से फिर से मोमेंटम ऐसा क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट भी अभी जो है वो साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है। तो व्यू सेम ही रहेगा। अगर आप थोड़ा ऊपर के प्राइस की आपकी बाइंग प्राइस है 2500 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइएगा। अभी आप फिलहाल होल्ड कीजिए और बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो वहां पर थोड़ी क्वांटिटी कम कीजिएगा और अदरवाइज वहां पर आप एक बार रिव्यू जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक में मेरा मानना है कि जो कुछ भी मोमेंटम आना था, रैली आनी थी, वो सब कुछ आ गया है और स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में साइडवे रेंज में घूमेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ से भी आप फिलहाल होल्ड कीजिए 2500 के स्टॉप लॉस से, और अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉक आता है तो वहां से जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए, तो ये बीएसई लिमिटेड पर निमेश की राय। लेकिन चलिए, दर्शकों का ध्यान थोड़ा बहुत अहम मुद्दे की ओर हम अब ले जाना चाहते हैं, क्योंकि 18 स्वदेश हमेशा आपके हित के लिए यहाँ पर खड़ा है, आपके हक के लिए यहाँ पर खड़ा है और लगातार जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उसको लेकर हम आपको सावधान कर रहे हैं। खासतौर से एसएमई आईपीओज को लेकर हमने बहुत बड़ी मुहिम भी शुरू की है, जिसके चलते अगर हम जेनिक पावर एंड केबल्स की बात करें तो इस पर अवॉइड की सलाह दी गई थी हमारे एक्सपर्ट लाने की तरफ से। और देखिए यहाँ पे जो लिस्टिंग हुई है वो लगभग
25% डिस्काउंट पे हुई है। यही वो वजह है जिसके लिए हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं। हम हमेशा हमारे दर्शकों के हित के लिए खड़े हैं, उनके हाथ ना जले, वो कैसे सावधानी से आगे बढ़े, इसका पूरा हल हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, इसकी पूरी मुहिम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए टीना स्वदेश ने शुरू की है। और देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने आपको कहा था कि बिल्कुल अवॉइड है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। शरल इलाने ने पूरी डिटेलिंग के साथ आपको हर इस कंपनी के स्ट्रक्चर, इसकी बुक, इसकी डेट को लेकर तमाम तरह की पड़ताल की गई थी, तफ्तीश की गई थी। उसके बाद आप देखिए, नतीजा आपके बिल्कुल सामने है। जैसा हमने आकलन किया था, बस उसी तरह का निष्कर्ष भी आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लिस्टिंग में 25% यहाँ पे खराब लिस्टिंग बोल सकते हैं आप इसको, और इसीलिए आपको सावधान किया गया था। और इसीलिए हम कहते हैं ईटी नाउ स्वदेश हमेशा दर्शकों के लिए खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारी एक खास खबर, स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की ओर रुख करना चाहेंगे। स्टरलाइट टेक का शेयर रुकने का नाम नहीं यहां पर ले रहा है। सिर्फ एक महीने में ही 1.5 गुना भारी भरकम रिटर्न यहां पर मिल चुका है। और आखिर ये तेजी के पीछे वजह क्या है और इस तेजी पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अभिषेक सत्यव्रतम अपनी पूरी इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए, काफी बारीकी से आप ट्रैक कर रहे थे इस चाल को लेकर, और काफी सारे सवाल जो कि हम सबके जहन में, दर्शकों के जहन में भी होंगे इस चाल को लेकर। क्या ट्रिगर है और कैसे बेलगाम तेजी? बिल्कुल, स्टरलाइट टेक तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और एक महीने की अगर हम चाल की बात करें तो शेयर में जो तेजी हो गई है वो हो गई है 50% से ज्यादा की, यानी कि शेयर हो गया है 1.5 गुना। और ये जो तेजी बनी है शेयर में, उसके पीछे की वजह ये है कि पिछले एक हफ्ते में कंपनी के लिए बैक टू बैक कुछ अच्छी खबरें आई हैं और उसके दम पर ये तेजी बन रही है। हाल फिलहाल जो खबर ये आई है कि कंपनी ने डेटा सेंटर सॉल्यूशन को लॉन्च किया है और इसके तहत कंपनी केबलिंग से लेकर एंड टू एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस मुहैया कराएगी। तो ये एक अच्छी खबर है और इसके लिए कंपनी ने टीडी सिनेक्स की सब्सिडरी टेक डेटा इंडिया के साथ करार किया है और इस करार को बाजार ने दिया है थम्स अप। शानदार तेजी कल भी थी और शानदार तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। टेक डेटा सेंटर के साथ ये करार अहम क्यों है? दरअसल ये जो कंपनी है आईटी इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर और सॉल्यूशंस एग्रीगेटर है। ये कंपनी क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स पर फोकस करती है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मोबिलिटी पर भी इनके पोर्टफोलियो में ये काम करती है। तो एक बढ़िया करार किया है कंपनी ने और शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। यही नहीं, डेटा सेंटर कारोबार को लेकर स्टरलाइट टेक काफी ज्यादा बुलिश है और 2030 तक ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट $517 बिलियन का होने का उम्मीद जताया है। और जो यहां से ग्रोथ होगी, यानी कि 2025 से लेकर जो 2030 तक ग्रोथ होगी, वो CAGR ग्रोथ होगी करीब 10.5% के आसपास की। कंपनी ऐसी उम्मीद करके चल रही है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिख रही है। यही नहीं, पिछले हफ्ते खबर यह भी आई थी कि कंपनी को BSNL से भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए करीब 2600-2700 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर मिला था जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिडिल माइल कनेक्टिविटी के लिए। हालांकि ये ऑर्डर जॉइंट वेंचर मिला था, दिलीप बिल्डकॉन करके कंपनी है, उसके साथ JV में ये ऑर्डर मिला था। तो निश्चित तौर पर ये कुछ बड़ी खबरें और उसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ना सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि ये जो कंपनी है 25 साल पुरानी कंपनी है, ऑप्टिक फाइबर केबल के व्यवसाय में है, मतलब टेलीकॉम केबल बिछाने के काम करती है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो आपको हाल फिलहाल रिकवरी अच्छी तो दिखेगी, लेकिन इसका 52 वीक हाई है 155 रुपए का। वहां से ये शेयर अभी भी काफी ज्यादा नीचे है, करीब 28% नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो बना था 2018 में, जब कंपनी का शेयर पहुंचा था 23 जनवरी को 415 रुपए पर, और अभी हम 115 रुपए के आसपास के भाव देख रहे हैं। तो काफी ज्यादा क्रैश हुआ था। जिन्होंने पहले से होल्ड किया है वो अभी भी काफी नुकसान में होंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते थोड़ी उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि रिकवरी अच्छी है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी जो पुराने लेवल्स हैं इसके, या फिर इसी एक साल के अंदर के जो लेवल्स हैं उससे भी नीचे कारोबार कर रही है। महीने भर में 51% का आपको नेट इसमें रिटर्न दिखेगा। बहुत तेज रफ्तार से दौड़ा है, लेकिन 6 महीने में करीब 10% ये शेयर नीचे है। और अगर हम साल भर की बात करें तो अभी भी 20% नीचे कारोबार कर रहा है। तो तेजी तो हो रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि शेयर बहुत ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था, वैल्यूएशन थोड़े चीप हो गए थे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरों का सपोर्ट लेकर ये शेयर दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है।
अभिषेक, काफ़ी एक्सट्रीम चाल हमें काउंटर में दिखाई दे रही है और जैसा कि आपने भी सम अप करते हुए कहा कि इस चाल को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अब वही एंगल हम अपने एक्सपर्ट से भी समझते हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक पूरी एनालिसिस के लिए। निमेश, देखिए 52 वीक के अभी भी काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट 155 अगर ये टच कर चुका है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे है और इस तेज़ी से अब थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी? फिलहाल जिनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्या वो बांध कर निकल सकते हैं? क्या रणनीति हो? देखिए, स्टॉक का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, मैं पिछले 10 साल का एक चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूं, तो 60 के आसपास 2016 में एक अच्छा बॉटम बना था। वहां से जो रैली आई थी वो 400 तक गई थी। फिर से कोरोना के टाइम में 2020 में यानी स्टॉक ने 60 का एक बॉटम बनाया था, वहां से एक रैली हुई थी और 315 के आसपास गया था। और इस टाइम भी अगर देखें तो 60 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया और शार्प रन अप दिखाया। जिस तरह से पिछले 3-4 सेशन के अंदर हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और जिस तरह से अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एरिया था मूविंग एवरेज का 100 डेज 200 डेज का, वो विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक अब जिस तरह से सेल ऑन राइज का था, अब स्ट्रॉन्ग बॉटम बना के यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। तो अगर कोई भी डीप आ रहा है, हालांकि जिस तरह से शॉर्ट टर्म में पिछले 3 सेशन में 70-80 के लेवल से स्टॉक में 115 तक आ गया है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। और अगर 100 के लेवल के आसपास जहां पर 200 डेज की एवरेज मूविंग एवरेज है, वहां पर अगर सपोर्ट मिलता है तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो व्यू मेरा बुलिश है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 100 के लेवल के आसपास बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है और 85 का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ से अगर रिकवर होता है जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए हैं, तो मेरा मानना है कि फिर से हम लोग जो है वो 150 तक के लेवल एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ से अच्छा रिस्क टू रेशियो फेवरेबल है, व्यू बुलिश है। 100 के लेवल के आसपास स्टरलाइट टेक के अंदर आप बाय कर सकते हैं विथ 85 ऑफ स्टॉप लॉस। एक बार फिर से आपका योर स्टॉक में, और अगले आधे घंटे मैं कविता थपलियाल और प्रशांत पांडे मिलकर दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी है। लेकिन झटपट आपको बता देते हैं कि अपने सवाल आपको कैसे हम तक पहुंचाने हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं खासतौर से तो यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ दीजिए। स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक सलाह के बिना पर हम आपको सही और सटीक रणनीति भी देते हैं। nimeshthakar.com के निमेश ठाकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खास पेशकश में। और निमेश, आपके पास आए सवाल लेके दर्शकों के एक बाजार की चाल का एक समअप यहाँ पर दिखा देते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि अभी भी 24,870 के आसपास के लेवल्स निफ्टी में बने हुए हैं और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 55,800 के स्तर पर फिलहाल बना हुआ है। निफ्टी मिड कैप फिलहाल काफी फ्लैट है, ब्रॉडर मार्केट में हम देख रहे हैं काफी फ्लैट रुझान है मेजर इंडिसेस के मुकाबले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में ऑटो फ्लैट है, लेकिन आईटी में आज हमें जोश दिखाई दे रहा है, लगभग आधा % इंडेक्स ऊपर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो फार्मा आज 1% डाउन है। एफएमसीजी इंडेक्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमजोरी, लेकिन काफी सीमित दायरे में। मेटल्स में आज भी कमजोरी, लगभग आधे % इंडेक्स डाउन है। रियलिटी ऑलमोस्ट आधा % ऊपर है और बाकी तमाम इंडेक्सेस भी लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑयल एंड गैस अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आधे % की कमजोरी के साथ इंडेक्स के लिहाज से कारोबार हो रहा है। तो चलिए, बाजार की चाल पे हमें आगे भी हमारी नजर रहेगी और दर्शकों के सवालों के जरिए भी एक बार बाजार का चेक हम लेते रहेंगे। निचले स्तरों से भले ही थोड़ा संभलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना टिकेगा अब वो आने वाले घंटे में थोड़ा सा हम चर्चा में लेकर आएंगे जैसे जैसे बाजार में कारोबार आगे बढ़ेगा। लेकिन मुन्ना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम जी। मेरे पास 483 BDL का है, भारत डायनेमिक्स का शेयर है और मैं इसके पिछले 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अभी आगे भी होल्ड कर सकता हूँ। बाइंग है 355 का एवरेज है। हाँ, 355 का आपका एवरेज है, आगे भी आप इसको होल्ड करने की आपका मन है इसमें ना, भारत डायनेमिक्स। ओके, ऑलराइट। निमेश, क्या सलाह? देखिए, मोमेंटम भी है और फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल तो। और स्टॉक जिस तरह से हम लोगों ने देखा, एक रैली आई थी पिछले मई महीने में,
मेरा मानना है कि अभी भी स्टॉक एक मोमेंटम में है। 21 EMA का एक सपोर्ट लेके फिर से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से एक बाइंग आ रही है, तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। जब भी आप मोमेंटम को प्ले करते हैं, आपको ध्यान एक ही चीज को रखना है कि आपको पीछे चलना है, आपको ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरा मानना है कि आप 1800 के ट्रेल स्टॉप लॉस से आप फिलहाल ये स्टॉक के अंदर बने रहिएगा, और ऊपर में मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर 2200 से 2300 के लक्ष्यांक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं। 1800 के स्टॉप लॉस से आप भारत डायनेमिक्स में होल्ड कर सकते हैं। तो 1800 का स्टॉप लॉस और BDL में आपको बने रहने की सलाह यहां पर मिलती हुई। राधा स्वामी जी को अपनी चर्चा में हम शामिल करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधा स्वामी जी नमस्कार। माफ कीजिएगा, यूट्यूब से हमारे पास ये सवाल आया है। IRFC पे राय जानना चाहते हैं। इनकी क्वांटिटी है 3205 की और 125 रुपए के भाव पे इन्होंने IRFC में खरीदारी की हुई है। अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारे साथ अक्षय भागवत जी फोन लाइन पर जुड़ पाए हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज़रा बताइए क्या सलाह होगी IRFC पे? अच्छी बाइंग है, इंटरेस्टिंग बाइंग है 125 रुपए की। गुड मॉर्निंग प्रशांत। अगर IRFC का आप शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे तो हल्की सी जो रिकवरी हमने 115 120 के स्तर से देखी है, उस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आपको 150 के करीबन बनता हुआ दिखेगा। अगर इसका टेक्निकल पिक्चर देखें तो 155 160 ये स्तर क्रॉस करने के बाद ही स्टॉक में एक पॉसिबल रिवर्सल हम देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक न्यूट्रल सेटअप है जिसके चलते 120 और 150 यही रेंज के दायरे में स्टॉक अगले 1.5-2 महीने में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो सुझाव रहेगा कि अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म 1.5-2 महीने का व्यू है तो एक बार आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं 140 और 150 के रेंज में, और फ्रेश ब्रेकआउट 160 के ऊपर अगर बनता है तो नई खरीदारी की राय रखेंगे। तो फिलहाल बुक करने की राय रखेंगे 140 150 के प्राइस रेंज में। 150 के रेंज में आप बुक करने की सलाह दे रहे हैं IRFC में। और राइट, आगे बढ़ते हैं और अनिल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार, संभाजीनगर से बोल रहा हूँ मैं। ओके अनिल जी, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? ये येस बैंक के शेयर है मेरे पास। ओके। वो IPO में लेते हैं 12 रुपए से, तो अभी अच्छा। उसका क्या करना है? सर आप ये बताइएगा मुझे कि अब कितना समय आप इसमें और देना चाहते हैं? मुझे भी टाइम भरना है, मैं तो ऐसा प्रॉफिट में हूँ अभी। हाँ, अच्छा, टाइम ही भरना है। ये मुझे आपका सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। निमेश, आप हमारे साथ हैं राइट निमेश? यस। हाँ, तो टाइम भरना है इन्हें और प्रॉफिट कमाना है। अभी भी कमा रहे हैं, और ज्यादा कमाने की रणनीति आप इनको बताइए। देखिए, स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो ऊपर में 25-27 जा रहा है और नीचे 15-16 के आसपास आ रहा है। तो एक रेंज है ब्रॉडर 10 रुपए की। मेरा मानना है कि आप होल्ड कर सकते हैं और 26 रुपए तक आप होल्ड कीजिए। अगर 26 के लेवल के आसपास आता है तो वहां पर जरूर से एक बार प्रॉफिट, क्योंकि आपने 12 रुपए पे एंट्री लिए, 26 रुपए यानी एक अच्छा मुनाफा आपको मिल जाएगा। तो 26 रुपए के आसपास मेरा मानना है कि आपको जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो 26 के आसपास मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। अभी फिलहाल आप बने रहिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई येस बैंक पे। धर्मवीर हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कारगिल से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, कारगिल, द्रास और बटालिक क्षेत्र में मैंने भी एक दौर में पत्रकारिता की है, वहां पर मैं गया हूं। करते हैं, बताएं जरा। सर मैं इधर आर्मी में जॉब में सर। अरे वाह वाह, चलिए। तो सबसे बड़ी बात कि सीमा के प्रहरी हैं और जाहिर सी बात है इन सब के बीच में हमें बताइए आपकी मदद क्या की जाए। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर मैंने एक तो IRFC में लगा रखे हैं 3205 शेयर है। अच्छा अच्छा, लगता है आपका ही सवाल था अभी कुछ देर पहले। 125 का मैंने शेयर खरीदे हैं सर। हाँ हाँ, ये स्टॉक पे अभी थोड़ी देर पहले शायद आपकी कॉल नहीं लग रही थी, तो हमारे एक्सपर्ट ने राय दी है। तो ये पूरा शो यूट्यूब पे भी होगा, लेकिन मैं फिर से व्यू ले लूंगा। दूसरा स्टॉक और कौन सा बताया आपने?
दूसरा सर मेरा रतन इंडिया पावर का, उसमें मेरे 3000 शेयर हैं। ये तो हमारे कवरेज में नहीं है। आईआरएफसी पे एक बार फिर से आपको राय दे देते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि कॉल पे जुड़ गए हैं। हालांकि आईआरएफसी पे राय अभी थोड़ी देर पहले आपने दी है, लेकिन हमारे सीमा के प्रहरी हैं, कारगिल से इन्होंने फोन किया है, उस वक्त नहीं जुड़ पाए थे। 127 की इनकी बाइंग प्राइस है। एक बार फिर से जरा राय दोहरा दें। मुनाफे में है 127 से, और यहाँ पे अगर आपका जो नजरिया है 1.5 से 2 महीने का होगा तो ऊपर में 150 तक हल्की सी उछाल की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर स्टॉक में 1.5-2 महीने का व्यू लिया जाए तो 120 और 160 ये प्राइस रेंज में के दायरे में ट्रेड होता हुआ लग रहा है स्टॉक। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का हो, जहाँ पे आप मिनिमम 1 ईयर प्लस का टाइम होराइजन से स्टॉक में निवेश करके बने रहने का पसंद करते हैं, तो फिर आप होल्ड करके चले, क्योंकि लॉन्गर टर्म पिक्चर में 160 पार करने की क्षमता रखता है स्टॉक, जिसके चलते आप 200 की भी उम्मीद 1 साल के ऊपर के टाइम होराइजन में कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू रहेगा 140-150 में एक बार मुनाफा बांध ले। अगर लॉन्ग टर्म 1 ईयर प्लस का टाइम होराइजन है तो 200 के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। चलिए 140 या उसके थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट टर्म का टारगेट मुनाफा बांध सकते हैं। लंबा रुकना है तो आपको 200 तक के लेवल्स का इंतजार करना पड़ेगा। और यूट्यूब से निमेश, हमारे एक दर्शक हैं प्रभाकर साहब, मुंबई से अपना सवाल भेज रहे हैं। टेक महिंद्रा लिया हुआ है निमेश उन्होंने, क्वांटिटी 700 की है और इनकी बाइंग प्राइस 1505 की है और मुनाफा भी हो रहा है शानदार। प्रभाकर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। प्रॉफिट बांधने की या पार्ट प्रॉफिट बुक करने की आपकी मंशा क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या रिकमेंडेशन होगी निमेश, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर क्या बुक कर लिया जाए? 1715 1720 एक रेजिस्टेंस एरिया है और हालांकि स्टॉक 1705 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी जो है वो गलत स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट बुक करना जो है वो एक अच्छी रणनीति बन सकती है, और फिर से स्टॉक के अंदर कोई भी करेक्शन आता है वहां से आप फिर से री एंट्री ले सकते हैं। बट फिलहाल मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर ही हमारे पास आया हुआ है शशिकांत जी का, रांची से इन्होंने अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। और इन सब के बीच में अब हालांकि उनका जो स्टॉक है वो है BEML, शायद BEML पे, माफ़ कीजिएगा, दिलीप रमानी साहब का सवाल है BEML पे, और यहाँ पर राय जानना चाहते हैं। बताइए अक्षय, क्या करना चाहिए BEML में? और इनकी मैं बाइंग प्राइस नहीं देख पा रहा हूँ, इन्होंने अब इसका मेंशन नहीं किया है। 3580, जी हाँ, अच्छे खासे मुनाफे में। अक्षय, 3580 की बाइंग प्राइस दिलीप रमानी की, बताइए क्या राय होगी? जी, तो BEML में सबसे इंटरेस्टिंग प्राइस चार्ट है, क्योंकि अगर आपका शॉर्ट टर्म, अगर आप गए 1.5-2 महीने का इसका प्राइस का एक्शन देखें तो स्टॉक करीबन 4500 से 2500 तक गिरा था। वो ये गिरा था करीबन मार्च अप्रैल के महीने में, और उसी लो 2500 के लो से अप्रैल के बाद वी शेप रिकवरी वापस हम देख पा रहे हैं, जिसमें स्टॉक वापस 4500 पे आया हुआ है। तो अगर आपका नजरिया अगले 8-10 दिन या 15 दिन शॉर्ट टर्म के लिए है तो एक रेजिस्टेंस एरिया पे हम डील कर रहे हैं जो करीबन है 4500 का। तो अगर आपका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म है, 10-15 दिन का टाइम होराइजन है, क्योंकि आप मुनाफे में, तो एक बार आप शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पे मुनाफा बांध सकते हैं। पर अगर आप 6 महीने प्लस का व्यू देख के स्टॉक में होल्ड करें तो कुल मिला के उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हल्का सा रेजिस्टेंस है आने वाले दिनों में ब्रेक होगा और स्टॉक में आपको 5500 जिसके ऑल टाइम हाई के लेवल है वो छूते हुए दिख सकता है। तो 5500 के टारगेट के लिए आपको 6 महीने प्लस के टाइम होराइजन पे बने रहना है। अगर हफ्ते भर का व्यू है तो एक बार आप मुनाफा बांध सकते हैं। चलिए, तो BEML पर फिलहाल आप ये सलाह दे रहे हैं। निमेश, यहाँ पर क्योंकि हम लोग शिप बिल्डिंग काउंटर्स में बहुत एक्शन देख रहे हैं, उसी को लेकर दर्शकों का भी बहुत सवाल आ रहा है यूट्यूब पर। कहीं फिलहाल कोई रणनीति इस लिहाज से क्या बनाई जा सकती है? तमाम काउंटर्स आपके स्क्रीन पर भी अगर हम फ्लैश करें तो 5% तक की तेज़ी, मस्काओ डॉक देखिए, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड देखिए, और एक मोमेंटम यहाँ पर तेज़ी का बना हुआ है। इसको लेकर, इस स्पेस को लेकर बहुत उत्सुकता है निमेश। कोई खास पिक आपकी या कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिहाज से एंट्री करने का लेवल आप रेकमेंड करना चाहें तो?
देखिए फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी सभी हालांकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट जिस तरह से वैल्यूएशन पे काफी अभी भी कंफर्ट है वो बीईएल और एचएल, ये दो कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है। बीईएल के अंदर आप देखिए तो अभी भी स्टॉक ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है, 406 के आसपास पे चल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो मेरा मानना है कि बीईएल के अंदर कोई भी, हालांकि स्टॉक के अंदर एक रैली आ चुकी है, तो कोई भी अगर यहाँ से बाई करता है तो 2-3 पार्ट के अंदर बाई करना रहेगा। बीईएल के अंदर मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर ये मोमेंटम है वो और भी कंटिन्यू रहेगा, 425 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बीईएल के अंदर व्यू बुलिश है। दूसरा एचएल का काउंटर भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हालांकि एक ब्रेकआउट आना बाकी है और ऊपर में जैसे ही 5150 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो एचएल में एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। तो 5150 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं और ऊपर में 5400 5600 के लक्षण शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बीईएल और एचएल ये दो स्टॉक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। चलिए, तो शिप बिल्डिंग काउंटर्स में फिलहाल ये रणनीति, अगर किसी को इनिशिएट करना हो और इस मोमेंटम का फायदा भी उठाना हो। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में और उसके बाद भी दर्शकों से बातचीत चल रही है, उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या हो रहा है इस पर भी हमारी नजर है। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर से जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। के बाद और फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं। शशिकांत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। जी शशिकांत जी पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज तो आ रही है। जी जी, कौन सा शेयर आपने लिया हुआ है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, कौन सा शेयर लिया आपने? सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2240 एंड एचएएल पर आईपीओ के रेट पे है। एचएएल ना? 36 शेयर है। हाँ 36 शेयर है मेरे पास में। एचएएल का प्राइस बताएंगे? आईपीओ के रेट पे है सर 1190। अच्छा, एचएएल आपने आईपीओ के रेट पे लिया हुआ? जी जी चलिए ठीक है, हम कोचीन शिपयार्ड पे एक बार आपको राय देते हैं। कोचीन शिपयार्ड 2224 के आसपास की इनकी 2240 के आसपास की इनकी खरीद है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है लेकिन नुकसान में है। और आज हम देख रहे हैं खासतौर पे डिफेंस शेयरों में एक अलग दम नजर आ रहा है। अक्षय आप देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर, मझगांव डॉक सभी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ही ऊपर है, 2223 अभी चल रहा है, 2240 पे इन्होंने खरीदारी की है। बताइए क्या राय बन रही है? जी तो कोचिन शिपयार्ड में अब देखें तो 1400 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट हमने अप्रैल मई के टाइम पे बनता हुआ दिखा है। उसी टाइम से काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में गए 2-3 महीने में करीबन अप्रैल एंड से एक अच्छी खासी तेजी भी बनती हुई दिखी है। गए कुछ दिनों से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट अगर आप थोड़ा सा एक साल भर का व्यू लेके चले तो कोचिन शिपयार्ड में जो ऑल टाइम हाई लेवल है, जो करीबन 2850 जो हमने जुलाई 2024 में देखे थे पिछले साल, ये स्तर वापस स्टॉक छूने की क्षमता रखता है। तो बने रहने की सलाह है। 2850 ये आपका टारगेट रहेगा और मिनिमम 1 ईयर प्लस का टाइम होराइजन इस स्टॉक में आपको देना पड़ेगा। अगर आप एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इसमें भी एक सिमिलर रिकवरी वाला प्राइस स्ट्रक्चर है। हालांकि ये कोचिन शिपयार्ड से इसका बेहतरीन प्राइस या टेक्निकल सेटअप है। इसका ऑल टाइम हाई करीबन 5675 का है, जो हमने मई 2024 में देखा हुआ था। पर जिस तरीके का सेटअप है इस बार ये पार करके शायद 6200 तक चल जाएगा, ये मेरा मानना है। तो 6200 के टारगेट के लिए 1 साल के टाइम होराइजन से एचएएल में बने रहने की सलाह रहेगी। शिपयार्ड एचएएल दोनों में ही यहाँ पर आपको रुके रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। ओवरऑल ये पूरा स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है और जिस तरह से सवाल भी आ रहे हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट और मोमेंटम को भुनाने के मौके दर्शक भी जो है वो ढूंढ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं और इनका नाम है दिव्येंदु गुप्ता। नमस्कार दिव्येंदु जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए। जी, मैंने एमआरपीएल के शेयर ले रखे हैं 2000 ओके एट द रेट ऑफ 145.82। ओहो, ओके।
पिछले 1 महीने में कुछ खास चला नहीं है, इनफैक्ट अभी तो आप घाटे में। बताइए और कितना समय देना है आपने? अभी तो मैं रख सकता हूँ इसको 1 महीना 2 महीना मैं रख सकता हूँ मिड टर्म के लिए। महीना 2 महीना आप समय देना चाहते हैं? जी ओके, ठीक है। अगर इससे मुझे मतलब ये जानना है कि आगे क्या इमीडिएट कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में कुछ। जी एब्सोल्युटली। अक्षय, इनकी बाइंग प्राइस 145 है। पिछले 1 महीने में कुछ खास मूव नहीं हुआ है। आई थिंक इन लास्ट 1 मंथ 149 हमने एक बार जाता हुआ देखा था उसको, बट इनको और 2 महीने का समय देना आप रेकमेंड करेंगे? देखिए टेक्निकली एमआरपीएल का जो प्राइस सेटअप है वो ट्रेंड एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। हल्का सा एक रिकवरी तो हमने रिसेंटली 100-110 के स्तर से देखा है, बट बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पे नहीं की जा सकती जिस तरीके का प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। फिलहाल एक न्यूट्रल रेंज सेटअप वाला प्राइस टेक्निकल सेटअप है जिसके चलते स्टॉक शायद 120 और 145 ये रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है। तो व्यूअर का 1.5 से 2 महीने का नजरिया है तो रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास जो करीबन 140-145 के आसपास अगर आपको आने वाले शॉर्ट टर्म में दिखे तो एक बार आप ये स्टॉक से एग्जिट ले लें। ये है एमआरपीएल पे आपको एक विस्तृत राय मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे अक्षय, शुक्रिया करेंगे निमेश जी, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम जो दर्शक हैं उनको धैर्य के साथ उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी अहम रणनीति बताने के लिए। जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। अक्षय बताएं। तो डिस्क्लेमर है कि जिन स्टॉक्स का आज हमने आपके शो पे डिस्कस करा है उनमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं, पर हमने हमारे क्लाइंटों को वो स्टॉक्स रेकमेंड किया होगा। निमेश जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। देखिए, कुछ स्टॉक के अंदर मेरी फैमिली की पोजीशन हो सकती है और कुछ स्टॉक के अंदर क्लाइंट को भी रिकमेंड दिया होगा। दर्शक मित्रों को विनती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अचूक से संपर्क कीजिएगा। ये शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए। चलिए, यहाँ पर अब हमें विदा लेना होगा तमाम एक्सपर्ट से, और अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। लेकिन बढ़ते आगे, डीप डाइव रिसर्च का जलवा बरकरार है। शो में 9 जून को बताए गए सुब्रोज ने अब तक का 34% का बम्पर रिटर्न दिया है, तो 4 जून को शो में शामिल प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर में अभी तक 8% की तेजी देखने को मिली है। और डीप डाइव रिसर्च में लगातार हमने इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी। तो यो स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार कमोडिटी की खबरें आशीषा लेकर आएंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।